भारत के स्थानीय व्यापारी बर्बाद हो जाते। राजीव गांधी फाउंडेशन चीन से चंदा लेकर उसकी पैरवी तब कर रहा था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। आज हम चीन और गांधी परिवार के रिश्तों पर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि चीन पर कांग्रेस पार्टी की इस चुप्पी का असली राज क्या है। इसके बाद हम आपके परिवार के उन बच्चों की बात करेंगे जो इस साल 1 से 15 जुलाई के बीच सीबीएसई की 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं देने वाले थे। ये 30 लाख बच्चों और उनके परिवारों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है, इसलिए आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज अभी से नोट कर लीजिए। सीबीएसई ने यह साफ कर दिया है कि 10वीं और 12वीं क्लास की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होंगी और इसका कारण है कोरोना वायरस यानी कोविड-19। अब 10वीं और 12वीं के छात्रों को इस साल पूर्व में हुए इंटरनल एग्जाम्स के आधार पर अंक दिए जाएंगे, यानी वही छात्र अच्छे नंबर लाएगा जिसने पूरे साल मेहनत की होगी। लेकिन 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक ऑप्शनल एग्जाम का भी विकल्प होगा। यह परीक्षा कैसे होगी, कब होगी और कौन से छात्र इसमें हिस्सा ले पाएंगे, ये सब आपको आज हमारे विश्लेषण से समझ में आ जाएगा। इसलिए अगर आज आपके घर में कोई छात्र है जो 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ता है तो ये डीएनए जरूर देखिएगा। और आखिर में हम आपातकाल की बात करेंगे। आजकल आप अक्सर ये सुनते होंगे कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन भारत की आजादी के 73 वर्षों में सिर्फ एक तारीख ऐसी थी जब सही मायने में भारत के लोकतंत्र की हत्या हुई थी, और वो तारीख थी आज की तारीख, यानी 25 जून 1975। 45 वर्ष पहले आज ही के दिन आधी रात को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। देश में पहली बार ऐसा हुआ था जब मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की आजादी छीन ली गई थी और जो भी सरकार का विरोध कर रहा था उसे जेल में डाल दिया गया था। सत्ता में बैठे कुछ लोग मनमाने तरीके से देश को चला रहे थे। आज सवाल यह है कि जब यह सब कुछ हो रहा था उस समय भारत के राष्ट्रपति क्या कर रहे थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में जो लोग थे उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो आजकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चैंपियन बनती है, यह पूरी कांग्रेस पार्टी उस समय क्या कर रही थी, तब इसने कुछ बोला क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तब क्या किया था, उनकी क्या भूमिका थी। अगर किसी ने भी अपना राजधर्म निभा लिया होता तो शायद यह सब नहीं होता, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और हमारी सारी संवैधानिक संस्थाएं एक के बाद एक ढह गई। आज भारत के हालात 1975 जैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आज भी नहीं बदली हैं। आपातकाल से हमने क्या सबक लिया, लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने इससे कोई सबक नहीं लिया है। 1975 में भी मां और बेटे मिलकर सरकार और पार्टी चला रहे थे और 2020 में भी मां और बेटा मिलकर ही उसी कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। यानी अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कुछ नहीं बदला। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे 45 वर्षों के बाद भी कांग्रेस परिवारवाद के पंजे से बाहर क्यों नहीं निकल पाई। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। लद्दाख में तनाव की स्थिति के बीच चीन एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर भारतीय सेना की मजबूत स्थिति से चीन को अक्साई चिन पर अवैध कब्जा छिन जाने का डर है। चीन की तैयारियां देखते हुए भारत ने भी पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में सेना की 3 डिवीजन पहुंचा दी है। 3 डिवीजन का मतलब 45,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की तैनाती। केंद्र सरकार ने एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेज करने का फैसला लिया है। लद्दाख में 54 नए मोबाइल टावर लगाने का काम शुरू हो गया है। लेह में 17, जंस्कार में 11, कारगिल में 19 और नुब्रा में 7 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। एलएसी के पास डेमचौक में भी मोबाइल टावर लगाया जाएगा। सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए भारत ने चीन को जिम्मेदार बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि चीन सीमा पर जो तनाव है और 15 जून को गलवान में जो हिंसक झड़प हुई वो चीन की वजह से हुई। The conduct of Chinese forces this year has been in complete disregard of all mutually agreed norms. The deployment of large body of troops and changes in behavior has also been aggravated by unjustified and untenable claims. भारत ने यह भी आरोप लगाया कि चीन ने पहले गलवान घाटी में भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी को रोका और फिर सीमा पर स्थिति को बदलने की साजिश की। बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने से लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। बिहार में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 91 लोगों की मौत हो गई। राज्य के 23 जिलों में बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ है। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत गोपालगंज जिले में हुई। बिजली गिरने से मधुबनी और नवादा जिले में भी 8 लोगों की मौत हुई। अगले 72 घंटों में बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट है। अगले 5 दिनों तक पूरे बिहार में वाइड स्प्रेड ऑलमोस्ट सभी जगहों पे बारिश होगी। यूपी के भी कुछ जिलों में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। देवरिया जिले में 7 लोगों की मौत तेज बारिश और आंधी की वजह से हुई। प्रयागराज में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। ये परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये जानकारी दी कि 10वीं की परीक्षाएं पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं, जबकि 12वीं के छात्रों की बची हुई परीक्षाएं जब हालात सामान्य होंगे तब करवाई जाएंगी और छात्रों को विकल्प भी मिलेगा कि या तो वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स लेंगे या फिर माहौल ठीक होने के बाद परीक्षाओं में शामिल होंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि वो कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से बोर्ड परीक्षाएं करवा पाने में असमर्थ हैं। देश में आपातकाल की 45वीं बरसी पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के बलिदानियों को देश कभी नहीं भूलेगा। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल की बरसी पर ट्वीट किया, 45 साल पहले सत्ता के लिए एक परिवार के लिए आपातकाल लगाया गया, देश को जेल में बदल दिया गया। कांग्रेस आपातकाल की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाई है। जो नेता परिवार से नहीं है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश में आपातकाल लगाया। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने इंदिरा गांधी की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की। रूस भारत को 2 से 3 महीनों में कई अहम रक्षा उपकरण की डिलीवरी कर सकता है। रूस की पुतिन सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार से जैसे ही संबंधित रक्षा उपकरणों की लिस्ट मिलेगी, वैसे ही रूस उनकी जल्द डिलीवरी देने की कोशिश करेगा। 3 दिन के मॉस्को दौरे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव से मुलाकात के बाद कहा था कि भारत सरकार के सभी प्रस्तावों पर रूस ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। रूस के रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों की खेप जल्द देने की मांग नहीं की है। इसके बावजूद रूस इनकी डिलीवरी जल्द ही भारत को देने की कोशिश कर रहा है। चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग पर हुए खुलासे पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि चीन ने उसे चंदा क्यों दिया। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स की सूची है 2005-6 की, which clearly shows that among the list of donors, the embassy of the People's Republic of China is mentioned. इस तरह से चाइनीज एम्बेसी से पैसा लेना कानूनों का उल्लंघन करके इसकी हम भर्त्सना करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 2005-6 में चीन के दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए दान दिए। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और बोर्ड मेंबर्स में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम के नाम हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मध्य प्रदेश में जन संवाद रैली में आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख का चंदा कांग्रेस और चीन के गुप्त समझौते की वजह से मिला। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भाषण देते देते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश की संसद में आतंकी संगठन अल कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को शहीद बता दिया। मुझे कभी नहीं भूलता है, वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाकया जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली।
इमरान खान ने दावा किया कि आतंकवाद से लड़ाई में पाकिस्तान ने 10 साल तक दुनिया का गुस्सा झेला है। इमरान खान ने दावा किया कि अमेरिका की लड़ाई के लिए 70,000 लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने आज 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ आतंकी सोपोर के एक घर में छिपे हैं। इस खुफिया जानकारी पर सुबह 5 बजे सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। करीब 3 घंटे तक मुठभेड़ चली, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। दोनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल मिली हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़गाम के नरबल से लश्कर तैयबा के 5 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है। 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के 16,922 नए केस सामने आए और 418 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमित बढ़कर 4,73,105 हो गए हैं। कोरोना से अब तक 14,894 संक्रमितों की मौत हुई है। देश भर में इलाज से अब तक 2,71,697 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या आज 1,47,000 के पार हो गई। महाराष्ट्र ने भी अब कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट करवाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक एंटीजन टेस्ट के लिए 1 लाख टेस्ट किट खरीदने का ऑर्डर दे दिया गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को अब क्वारंटीन सेंटर जाकर अपनी जांच नहीं करवानी होगी। दिल्ली सरकार की अपील पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। हर व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी होगा पॉजिटिव पाए जाने पर, भले ही उसको बाद में होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत दे दी जाए। इसके लिए भी हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया था। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने हमारी बात मान ली। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या मुंबई से ज्यादा हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए उपलब्ध बेड की जानकारी लगातार अपडेट नहीं कर रहे। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,000 के पार हो चुकी है, जो कि मुंबई से ज्यादा है। आप सब जानते हैं डीएनए एक पारिवारिक शो है और हम हमेशा आपके परिवार की चिंता करते हैं। राजनीति तो होती रहेगी, बाकी चीजें भी होती रहेंगी, लेकिन आज सबसे पहले हम आपके परिवार की बात करेंगे और इसीलिए हम ऐसी खबरों को सबसे बड़ी खबर मानते हैं जो आपके परिवार से जुड़ी होती है। अगर आपके परिवार में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे छात्र हैं, ऐसे युवा हैं जो इस साल 10वीं या 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा देने वाले थे, तो ये खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए और इसीलिए इस खबर को आज हम सबसे पहले ले रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे हुए बोर्ड एग्जाम्स को रद्द करने का फैसला किया है। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली थी। सीबीएसई की तरफ से यह जानकारी केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को दी है और वहीं से हम आपको दे रहे हैं और इन जानकारियों को आप आज बहुत ध्यान से सुन भी लीजिए और नोट भी कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि ये शेयर करनी चाहिए तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में या उनके दोस्तों के परिवार में ऐसे बच्चे होंगे जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देने वाले हैं। अब जो नई जानकारी आई है उसके मुताबिक 10वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होंगी। छात्रों को पिछली 3 आंतरिक परीक्षाओं यानी इंटरनल एग्जाम्स में उनके प्रदर्शन के आधार पर ही उसी हिसाब से नंबर दे दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा के करीब 12 लाख छात्रों को भी पिछले 3 इंटरनल एग्जाम्स के आधार पर ही नंबर दे दिए जाएंगे और उसी हिसाब से उनका प्रदर्शन तय होगा। यानी अब यह बहाना नहीं चलेगा कि आखिर इंटरनल एग्जाम से क्या होता है और प्री बोर्ड एग्जाम्स तो समय की बर्बादी है। अब उसी छात्र को अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे जिसने पूरे साल मेहनत की होगी। हालांकि जब देश में कोविड-19 की स्थिति सुधरने लगेगी तब सीबीएसई द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक इंप्रूवमेंट एग्जाम आयोजित किया जाएगा। 12वीं कक्षा के छात्रों के पास इस परीक्षा में शामिल होने या न होने का विकल्प होगा। आप चाहें तो ये परीक्षा दे सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। जो छात्र इंटरनल एग्जाम्स में मिले अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे वो इस इंप्रूवमेंट एग्जाम में शामिल होकर अपने अंक बेहतर कर पाएंगे, लेकिन यह विकल्प 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए नहीं होगा। सिर्फ
12वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह विकल्प होगा। आपने देखा होगा इससे पहले जो 10वीं और 12वीं के जो छात्र होते थे वो यही सोचते थे हमेशा कि जो स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स हैं इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, प्री बोर्ड एग्जाम में भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, असली नंबर तो हम बोर्ड की परीक्षाओं में ही लेंगे, सारा ध्यान बोर्ड की परीक्षा में लगाएंगे और पूरे साल नहीं, बोर्ड की परीक्षा से 2 महीना पहले पढ़ लेंगे। लेकिन आज ऐसे सारे लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि मेहनत पूरे साल करनी चाहिए, पढ़ाई पूरे साल करनी चाहिए। इस फैसले का असर देश के उन 30 लाख छात्रों पर पड़ेगा जिन्हें इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं देनी थी, जिनमें 10वीं कक्षा के 18 लाख और 12वीं कक्षा के 12 लाख छात्र शामिल हैं। मार्किंग की नई व्यवस्था और उससे जुड़े सवालों पर शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से मार्च के महीने में देश भर में 12वीं कक्षा के कई विषयों की परीक्षाएं तब हो नहीं पाई थी लॉकडाउन की वजह से, यानी इन परीक्षाओं को बीच में ही तब रोकना पड़ा था। कोरोना वायरस से पहले सीबीएसई के ये बोर्ड एग्जाम्स देश भर के 3000 से ज्यादा सेंटर्स पर आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से सीबीएसई ने ये परीक्षाएं रद्द कर दी और फैसला किया कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच 15,000 सेंटर्स पर आयोजित होंगी। लेकिन अब ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और इसके लिए 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि इन परीक्षाओं के खिलाफ छात्रों के पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें तेजी से बढ़ते संक्रमण का हवाला दिया गया था। मां बाप जो हैं बच्चों के, वो इस बात से चिंतित थे कि ऐसे माहौल में बच्चे परीक्षा देने के लिए कैसे जाएंगे। दूसरी वजह यह है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर यह परीक्षाएं रद्द किए जाने की अपील की थी। और तीसरी वजह यह है कि सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले कई स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर्स में अब बदला जा चुका है और ऐसे में परीक्षाओं के लिए तय संख्या में स्कूल उपलब्ध नहीं कराए जा सकते थे, यानी अब इतने स्कूल भी नहीं बचे हैं जहां परीक्षाएं कराई जा सके। सीबीएसई की तरह आईसीएसई यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने भी 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। आईसीएसई भी छात्रों को इंटरनल एग्जाम्स के आधार पर ही अंक देगा। हालांकि अब तक आईसीएसई द्वारा इंप्रूवमेंट एग्जाम का कोई विकल्प नहीं दिया गया है। देश भर में हर वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा के करीब 2 लाख छात्र आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी देते हैं और उनके लिए भी जो अनाउंसमेंट हुआ है हमने आपको बता दिया। लेकिन इस बोर्ड ने अभी तक ये नहीं कहा है कि छात्र बाद में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। यह सिर्फ सीबीएसई के छात्रों के लिए है। सीबीएसई द्वारा बोर्ड की परीक्षाएं रद्द किए जाने का असर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिलों और फिर सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी पड़ सकता है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जी मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच होनी है, जिसके जरिए छात्रों को सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला मिलता है। इसी तरह जीईई एडवांस की परीक्षा भी 23 अगस्त को प्रस्तावित है। इसके जरिए देश के 23 आईआईटीज यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश मिलता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट की परीक्षा भी 26 जुलाई को होनी है, जिसके आधार पर मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिलता है। इन सब पर अब असर पड़ेगा। लेकिन सीबीएसई द्वारा 12वीं की परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद अब इन परीक्षाओं के भविष्य पर भी काफी हद तक संशय पैदा हो गया है और हो सकता है कि सरकार को इनके बारे में भी पुनर्विचार करना पड़े। इस पूरी खबर को जानने के बाद भी अगर आपके मन में कुछ सवाल रह गए हैं तो उनके जवाब भी हम देने की आज आपको कोशिश करेंगे ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहला सवाल आपके मन में हो सकता है वो ये हो कि क्या इस वर्ष 10वीं क्लास की बची हुई परीक्षाएं नहीं होंगी? इसका जवाब है हां, परीक्षाएं अब नहीं होंगी, लेकिन पिछले 3 इंटरनल एग्जाम्स के अंकों के आधार पर छात्रों को नंबर दिए जाएंगे। दूसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, क्या बाद में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देना जरूरी होगा? इसका जवाब है नहीं, यह वैकल्पिक होगा। जो छात्र इंटरनल एग्जाम्स के अंकों के आधार पर मिले नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे और वो अपने नंबरों को सुधारना चाहते हैं, वो इस वैकल्पिक परीक्षा में बैठ सकते हैं। तीसरा सवाल यह है कि 12वीं क्लास के इंप्रूवमेंट एग्जाम्स कब होंगे? इनकी तारीखों का ऐलान सीबीएसई ने अभी नहीं किया है और कहा गया है कि जब कोविड-19 के हालात सुधर जाएंगे, देश में स्थिति सामान्य हो जाएगी, तब ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी।
इसके अलावा सवाल यह भी है कि पिछले 3 इंटरनल एग्जाम्स के आधार पर मूल्यांकन कैसे होगा और इंटरनल एग्जाम्स के अंकों के आधार पर रिजल्ट कब आएगा और नए एकेडमिक ईयर की शुरुआत कब होगी। इन सभी सवालों के जवाब शुक्रवार को यानी कल केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। पूरा रोड मैप केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। हमारे संवाददाता वहां पर होंगे, हमें यह खबर मिलेगी। जैसे ही यह खबर हमारे पास आएगी हम ये सारी की सारी खबर रोड मैप के साथ आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। अगर आप सीबीएसई के एग्जाम्स के बारे में जानना चाहते हैं और तो कल आप जी न्यूज जरूर देखिएगा, क्योंकि यह खबर सबसे पहले और विस्तृत तरीके से हम ही आपके सामने लेकर आएंगे और आपका हर मन में आने वाले हर सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। अब हम उस परीक्षा की बात करेंगे जिसमें गांधी परिवार अभी कभी भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण नहीं हो पाता। ऐसी कौन सी परीक्षा हो सकती है जिसमें गांधी परिवार को बहुत कम नंबर मिलते हैं? आप जरा सोचिए। यह परीक्षा है नेशन फर्स्ट या डोनेशन फर्स्ट वाली परीक्षा। और आपको जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि गांधी परिवार के लिए कई बार नेशन नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट हो जाता है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बार बार आखिर ऐसा क्यों होता है। और आजकल के हालात में अगर आप देखें तो आपने ये नोट किया होगा कि गांधी परिवार और कांग्रेस चीन और भारत को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें चीन को लेकर बिल्कुल शांत है। चीन के खिलाफ उन्होंने एक बयान नहीं दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। चीन के खिलाफ बात करने की बजाय, चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की बजाय गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने ही देश को कोस रहे हैं, अपनी सरकार को कोस रहे हैं और अपनी सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनसे पूछते हैं आप हथियार लेकर क्यों नहीं गए थे? उनसे पूछते हैं आप हमें बताइए कि ये जिस जमीन पर संघर्ष हुआ वो किसकी जमीन थी? उनसे पूछते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर हो गई, आपको पता क्यों नहीं चला? और उनसे पूछते हैं कि हमें बताइए कि चीन के सैनिक कितने अंदर तक घुस आए हैं। लेकिन चीन के खिलाफ उनके मन में एक शब्द नहीं निकलता। इस दौरान एक विपक्षी नेता होने के नाते और एक विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को यह कहना चाहिए था कि चीन के खिलाफ इस संघर्ष में, इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं, हम सब देश का साथ देंगे, हम सब भारतीय सेना का साथ देंगे। लेकिन यह बयान उनकी तरफ से नहीं आया। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता चीन की आलोचना क्यों नहीं करते? ऐसा क्या है चीन में? ऐसा क्या है चीन में जो हम में नहीं है? ऐसा क्या है चीन में जो भारत में नहीं है? ऐसा क्यों है? आज हम इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह का आपके सामने खुलासा करेंगे। जी न्यूज को आज वो दस्तावेज मिले हैं जिनके आधार पर यह संकेत मिलते हैं कि चीन से मिले पैसे की वजह से कांग्रेस पार्टी का मुंह चीन के खिलाफ बंद हो गया है। जी न्यूज ने गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ दस्तावेज ढूंढ निकाले हैं जिनसे यह बात सामने आ रही है कि चीन की सरकार से गांधी परिवार की संस्था को अच्छा खासा चंदा मिलता है, अच्छा खासा डोनेशन मिलता है। और यही तो वो कारण नहीं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार चीन के खिलाफ कुछ बोलता नहीं। अब आप ये समझिए कि ये पैसा कितना था और ये चंदा क्यों मिलता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको संक्षेप में राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में बता देते हैं, जो वैसे तो सामाजिक कार्यों से जुड़ी एक संस्था है, लेकिन ये संस्था वही लोग चलाते हैं जो कांग्रेस पार्टी को भी चलाते हैं। यानी इसके कर्ता धर्ता गांधी परिवार से हैं या फिर उनके बेहद करीबी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वर्ष 1991 में बने राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड में 10 ट्रस्टी हैं, जिनमें 3 ट्रस्टी गांधी परिवार से ही हैं। जिस तरीके से पार्टी चलाते हैं वैसे ही इस ट्रस्ट को भी चलाते हैं, वो भी परिवार ही चला रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस संस्था की चेयरपर्सन है। उनके पुत्र राहुल गांधी और उनकी पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा इस संस्था में ट्रस्टी हैं। तो 3 तो एक ही परिवार के हो गए। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मशहूर अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी इस संस्था के ट्रस्टी हैं। पी चिदम्बरम के बारे में हम आपको बता दें कि वो भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल होकर आए हैं, तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां ट्रस्टी बने हुए हैं। लेकिन
उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा कि उनके ऊपर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जेल में रहकर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांग्रेस पार्टी के सभी पदों पर बने हुए हैं। वो इस राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी में बने हुए हैं और यहां तक कि कई अखबारों में वो लिखते हैं और ये बताते हैं कि भारत की सरकार को क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर क्या करना चाहिए। ये कमाल की बात है। ये वो लोग हैं जो गांधी परिवार के विश्वास पात्र माने जाते हैं, इसलिए इनके 100 खून माफ हैं। इस संस्था में बाकी के सदस्य भी या तो गांधी परिवार और कांग्रेस के करीबी लोग हैं। हमने राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ दस्तावेज निकाले और उनकी पड़ताल की तो हमें एक दस्तावेज से बहुत चौंकाने वाली जानकारी मिली। इस दस्तावेज में वित्तीय वर्ष 2006 और 2007 का लेखा जोखा है और इसमें ब्यौरा दिया गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को उस वित्तीय वर्ष में विदेशों से कौन कौन से लोगों ने कितना चंदा दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जानना। आप इस दस्तावेज को अपने टीवी स्क्रीन पर आज ध्यान से देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें जो डोनेशन देने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट में चौथे नंबर पर एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन इंडिया, यानी भारत में चीन के दूतावास का नाम लिखा हुआ है। और इसके नाम पर एंट्री कितने की है आप जानना चाहेंगे? इसके नाम पर एंट्री है 90 लाख रुपए, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को 4 दिसंबर 2006 को यह डोनेशन दी गई थी। 2006 में सरकार किसकी थी आप याद करके देखिए। 2006 में भारत में सरकार थी यूपीए की, कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन से डॉक्टर मनमोहन सिंह? जो इसी राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टीज में से एक हैं। अब आप सोचिए कि कैसे सरकार चलती होगी। अब सवाल यह है कि भारत में चीन का दूतावास आखिर उस राजीव गांधी फाउंडेशन को इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा था, जो संस्था सीधे सीधे गांधी परिवार की संस्था है। इसके बाद हमने राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ और दस्तावेज निकाले। हमें इस संस्था की वर्ष 2005 और 2006 की सालाना रिपोर्ट मिली। इसमें जब हमने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स की लिस्ट देखी तो वहां पर हमें एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम भी साफ साफ दिखाई दिया। आप इसे भी अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यानी चीन के दूतावास और चीन की सरकार को गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन को अपना पार्टनर मानती रही है और दोनों जगह से उसे डोनेशंस मिलते रहे हैं। हमने आपको राजीव गांधी फाउंडेशन का वर्ष 2006 और 2007 का दस्तावेज दिखाया, जिसमें चीन के दूतावास से 90 लाख रुपए मिलने का जिक्र किया गया है। अब आपको इससे एक वर्ष पहले यानी वर्ष 2006 की एक खबर और एक तस्वीर दिखा रहे हैं। यह खबर और यह तस्वीर हमें भारत में चीन के दूतावास की वेबसाइट से मिली है। इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से 10 लाख रुपए मिलने का जिक्र है। इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन के तत्कालीन महासचिव और भारत में चीन के तत्कालीन राजदूत के बीच मुलाकात की तस्वीर भी है। इसमें कहा गया है कि सामाजिक कार्यों के लिए चीन द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी गई है। लेकिन ऐसा क्या था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन कभी 10 लाख रुपए तो कभी 90 लाख रुपए चंदे के तौर पर दे रहा था? आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2006 और 2007 का यह वो वक्त था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। फिर से आपको बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह राजीव गांधी फाउंडेशन में भी ट्रस्टी हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास था और सोनिया गांधी को एक तरह से सुपर प्राइम मिनिस्टर उस समय माना जाता था। अगर उसी गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन की चीन से फंडिंग हो रही थी तो इसके पीछे जरूर चीन का कोई लालच रहा होगा और इसी से यह संदेह पैदा होता है कि क्या इस चंदे के एवज में चीन और कांग्रेस के बीच वाकई कोई लेन देन हो रहा था, वाकई कोई रिश्ता दोनों के बीच में था। और इसे समझने के लिए हम आपको राजीव गांधी फाउंडेशन की 2009 से 2011 की एक रिपोर्ट का एक हिस्सा दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया है कि कैसे 2009 और 2010 में राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA की संभावनाओं पर 2 अध्ययन किए गए, यानी 2 स्टडीज की गई।
इस अध्ययन के जरिए समझा गया कि भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौता कैसे हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, इसमें क्या समस्याएं हैं, ऐसे समझौते से क्या फायदा और क्या नुकसान है। लेकिन इस स्टडी का निष्कर्ष जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आपको पूरा कनेक्शन, पूरा रिश्ता दोनों के बीच में समझ में आ जाएगा। राजीव गांधी फाउंडेशन के इस अध्ययन में भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया गया। इसमें यह कहा गया कि मुक्त व्यापार समझौते से चीन को फायदा जरूर होगा, लेकिन ऐसे समझौतों में किसी का फायदा और किसी का नुकसान तो होता ही है। भारत और चीन अपने अपने फायदे और नुकसान का संतुलन बना सकते हैं। इस स्टडी में आगे कहा गया कि मुक्त व्यापार समझौते की जरूरत चीन से ज्यादा इस समय भारत को है और द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर करने के लिए इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये बातें तब कही गईं जब इस अध्ययन में यह भी माना गया कि भारत के साथ व्यापार में असंतुलन से चीन का फायदा हो रहा है। अब आप सोचिए कि 2006 और 2007 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिल रहा था और इसके बाद यही राजीव गांधी फाउंडेशन भारत और चीन के बीच एक नहीं दो बार FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए स्टडी करवा रहा था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला जा रहा था कि भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौता किया जाना चाहिए। यानी चीन के लिए एक तरह से लॉबिंग हो रही थी। और ये जो रिश्ते होते हैं कई बार ये समझ में नहीं आते, आम जनता को तो कभी पता ही नहीं चलता कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। लेकिन ये बड़े बड़े जो नेता होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, ये इसी तरह के समझौते और इसी तरह के रिश्ते एक दूसरे से रखते हैं, एक दूसरे को मदद लेते रहते हैं, एक दूसरे से मदद लेते रहते हैं। एक हाथ से पैसा लेते हैं और दूसरे हाथ से उस पैसे के एवज में कोई दूसरी तरह की मदद दे देते हैं। और इसलिए आपको देखा होगा आपने कि चीन को ये सरकार जो थी, यूपीए की सरकार, ये बहुत सूट करती थी। चीन को ये सरकार बहुत पसंद थी और अगर चीन के आप माने तो वो शायद यही चाहता कि यही सरकार आगे चलती रहे, क्योंकि इस सरकार से समझौते जो हो गए थे। जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी लॉबिंग राजीव गांधी फाउंडेशन कर रहा था, अगर यह समझौता हो जाता तो भारत में और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर सस्ते चीनी सामान का प्रवेश हो जाता, आपको और ज्यादा सस्ता सामान मिलता, जिसका नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ छोटे व्यापारियों को भी उठाना पड़ता। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्ष 2004 और 2014 के बीच 10 वर्षों में, यानी यूपीए सरकार के दौरान, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 33 गुना बढ़ गया था। यानी चीन से आयात हमारे निर्यात से बहुत ज्यादा हो गया था। हमने चीन से आयात जबरदस्त तरीके से अपने बाजार को चीन के लिए खोल दिया था। हम तो चीन से बहुत सामान खरीद रहे थे, लेकिन चीन हमसे ज्यादा सामान नहीं खरीद रहा था। इसको ऐसे मानिए, यानी चीन ने हमारे बाजार का पूरा फायदा उठा लिया, हमारे बाजार में अपना सामान भर दिया, लेकिन चीन के बाजारों में हमारा सामान नहीं पहुंचा। इसलिए जो हमारे देश के व्यापारी हैं वो दोनों तरीके से उनका नुकसान हुआ। एक तो वो निर्यात नहीं कर पा रहे चीन के बाजार में, और दूसरा नुकसान ये कि चीन के बाजार से जो सस्ती चीजें हमारे यहां आ रही हैं वो हमारे ही देश के व्यापारियों को, हमारे ही देश के लोगों को नुकसान कर रही हैं। अब ऐसी बातों को सुनकर कौन नहीं मानेगा कि चीन के कहने पर ही राजीव गांधी फाउंडेशन इस तरह की स्टडी करवा रहा था। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तब कांग्रेस की सरकार होने की वजह से राजीव गांधी फाउंडेशन देश की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक थी, और इसकी बातों का सीधा मतलब यह था कि इसकी कही एक एक बात सीधे गांधी परिवार द्वारा कही गई बात मानी जाती थी। यानी आप राजीव गांधी फाउंडेशन को ना नहीं कह सकते थे। आपको उसे डोनेशन भी देना है, आपको उसे जमीन भी देनी है, आपको सारी सुविधाएं देनी है। इसलिए उस जमाने में जो राज्य सरकारें भी हुआ करती थी, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थीं, जिन राज्यों में, वो अपने अपने हिसाब से राजीव गांधी फाउंडेशन को जो भी मदद देना चाहती थी वो दिया करती थी, और वो हर तरह की मदद होती थी, चाहे पैसे की मदद हो, चाहे उन्हें जमीन देने की मदद हो। यहां आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े एक समझौते की बड़ी चर्चा हो रही है। आपने इसकी तस्वीरें भी अब तक देख ली होंगी। ऐसी खबरें हैं कि 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दोनों पार्टियां अहम मुद्दों पर एक दूसरे से चर्चा करेंगी। ये आप देख लीजिए, ये तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी बैठे हुए हैं, दस्तखत कर रहे हैं, और पीछे सोनिया गांधी
और शी जिनपिंग खड़े हुए हैं और उनके बगल में आनंद शर्मा खड़े हुए हैं। उस समझौते से जुड़ी यह तस्वीर आजकल काफी सोशल मीडिया पर चल रही है और यह दावा किया जा रहा है कि यह तभी की तस्वीर है जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव राहुल गांधी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। और इनके पीछे आप देख ही सकते हैं सोनिया गांधी और शी जिनपिंग खड़े हुए दिख रहे हैं। तब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति नहीं थे, तब शी जिनपिंग चीन के उपराष्ट्रपति थे और उन्हें चीन के भावी नेता के तौर पर देखा जाता था। इसलिए यहां यह भी समझ लीजिए कि शी जिनपिंग राष्ट्रपति बनने से पहले ही गांधी परिवार के काफी करीबी रहे, गांधी परिवार के साथ उनके रिश्ते रहे, वो जानते थे कि किस तरह का समझौता हुआ है। इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके मन में गांधी परिवार के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहा होगा और गांधी परिवार के मन में भी उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। गांधी परिवार और कांग्रेस की चीन से नजदीकियां अब किसी से छुपी नहीं है। वर्ष 2007 में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी 5 दिन के चीन दौरे पर गई थी, जहां वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिनताओ से मिली थी। सोनिया गांधी के साथ इस दौरे पर राहुल गांधी, गांधी परिवार के कुछ करीबी नेता और तत्कालीन सरकार के कुछ मंत्री भी गए थे। वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं आपको सोनिया गांधी इसमें दिखाई दे रही हैं और ये वीडियो है। डॉक्टर करण सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं वहां बैठे हुए। 2007 की तस्वीरें हैं। कांग्रेस की सरकार देश में चल रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। इसके अगले वर्ष यानी 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन के पहले दौरे पर गए। अब आप सोचिए, किसी पार्टी का अध्यक्ष चीन का दौरा पहले करता था और प्रधानमंत्री का दौरा उसके बाद होता था। यानी चीन को पता था कि भारत में असली पावर किसके पास है। 2008 में भी सोनिया गांधी अपने पूरे परिवार को लेकर बीजिंग गई थी, क्योंकि उन्हें ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का खास न्योता दिया गया था। आप देखिए क्या रिश्ते थे, क्या रसूख था। आपको यह भी याद होगा कि 2017 में जब डोकलाम में भारत के सैनिक चीन के सामने डटकर खड़े हुए थे, तो उस वक्त राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलने के लिए गए थे, उनके साथ डिनर कर रहे थे और इसमें राहुल गांधी के साथ उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी थे, रॉबर्ट वाड्रा का परिवार भी था। यानी ये एक तरीके से पारिवारिक मिलन था। आप देख सकते हैं राहुल गांधी यहां पर खड़े हुए हैं चीन के राजदूत के साथ, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हुई हैं, रॉबर्ट वाड्रा हैं और उनके पुत्र भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरा की पूरा एक पारिवारिक मिलन हो रहा है चीन के दूतावास में। अब जब राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन की फंडिंग का खुलासा हुआ है, तो ये सब पुरानी बातें एक बार फिर से नए सिरे से याद आ रही हैं और इसमें कई सवाल उठ रहे हैं कि चीन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। आज इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या थी और कांग्रेस ने भी इसका क्या जवाब दिया, ये दोनों ही आपको देखने चाहिए। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स की सूची है 2005-6 की, विच क्लियरली शोज दैट अमंग द लिस्ट ऑफ डोनर्स द एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज मेंशन। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है और आपके द्वारा इंडो चाइना की एक स्पेशल स्टडी की जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और ये दोनों पक्षों के लिए उचित होगा, हित में होगा। यह है बड़ी कहानी। इस तरह से चाइनीज एम्बेसी से पैसा लेना, कानूनों का उल्लंघन करके इसकी हम भर्त्सना करते हैं। देश इसका जवाब चाहता है और हमारे पास और भी बहुत मटेरियल है। हम बताएंगे कि राजीव गांधी संगठन और कांग्रेस पार्टी के क्या क्या संबंध रहे हैं। आज इस मौके पर चीन दुस्साहस कर दोबारा भारत की सीमा पर कब्जा कर रहा है और सरकार आंखें मूंदे केवल और केवल विपक्ष पर हमले में व्यस्त है। चीनी हमले का जवाब नहीं देने के लिए समय या साहस
या सक्षमता, हमारी सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और हर मामले को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। भटकाइए मत, असत्य मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, भटकिए मत। आप वाद विवाद में देश की सुरक्षा को मत उलझाइए। देश की सुरक्षा वाद और विवाद का, आरोप प्रत्यारोप का विषय हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो राष्ट्र धर्म के खिलाफ खड़ा है। आज मैं कुछ और दस्तावेज इनके लेकर आया हूं अपने हाथ में, और जब ये लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन इसमें से कुछ चीजें भी जब आपको पढ़कर सुनाऊंगा तो आप बड़े हैरान होंगे। ये जो मेरे हाथ में है ये है राजीव गांधी फाउंडेशन पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स, उसकी लिस्ट है। कौन कौन लोग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कौन कौन डोनर्स हैं। डोनर्स मतलब कौन कौन लोग इनको डोनेशन दे रहे हैं। और जब आप डोनेशन में देखेंगे तो आपको बड़े बड़े राजनीतिक घराने मिलेंगे, आपको भारत सरकार के कई मंत्रालय के नाम इसमें मिलेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि ये सारा पैसा क्यों दिया जा रहा था। डोनर्स की लिस्ट में आपको बता दूं, डोनर्स में देखिए कौन कौन है जो राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दे रहे थे। देखिए, एबीएन एमरो बैंक, आदित्य विक्रम बिरला मेमोरियल ट्रस्ट, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, एपीजे प्राइवेट लिमिटेड, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम, डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। डीएलएफ के बारे में आपने सुना होगा, रॉबर्ट वाड्रा के रिश्ते डीएलएफ से बहुत पुराने और सारा देश जानता है कि रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच में रिश्ते थे। डीएलएफ डोनर्स की लिस्ट में है। गेल जो भारत सरकार का है, जीवीके इंडस्ट्रीज, जीवीके का नाम आपने सुना होगा, एयरपोर्ट उनको दिया गया था। इंडियन होटल कंपनी, जेके टायर, जॉनसन एंड जॉनसन, मैक्स हेल्थ केयर, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी। ओएनजीसी का क्या मतलब है कि वो राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दे, सोचिए, सरकारी संस्था है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, रेडिसन होटल दिल्ली, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, वो डोनेशन दे रही है राजीव गांधी फाउंडेशन को। सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम्स लिमिटेड, एसआरएफ लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, उषा मार्टिन लिमिटेड और ऐसे बहुत सारे और भी इसमें नाम हैं। मैं धीरे धीरे देख रहा हूं। पीपल्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र, फिकी और कई नाम इसमें मुझे, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट उत्तरांचल, इस तरह के नाम इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम साफ साफ इसमें मुझे नजर आ रहा है और इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम भी इसमें साफ मुझे नजर आ रहा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ये लिस्ट मेरे पास आई है, इस लिस्ट को, इसमें सैकड़ों कंपनियों के नाम हैं इस लिस्ट में, और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनियां उस समय जब यूपीए की सरकार देश में चल रही है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, गांधी परिवार उस सरकार को चला रहे हैं, तो अचानक से ये सारी कंपनियां और सारे सरकारी संस्थान राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन क्यों देने लगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सोचिए, उनके साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। और डोनर्स में डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये डोनर्स की लिस्ट में आ रहे हैं। और जब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट हम दिखाएंगे आपको कल, और उसमें आपको समझ में आएगा कि भारत सरकार की कितनी सारी संस्थाएं और कितने सारे पीएसयूज इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन को या तो पैसा दे रहे हैं या किसी अलग अलग चीजों के लिए उन्हें मदद कर रहे हैं। यह है कमाल की बात। अपने आप में यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा केस माना जाएगा भ्रष्टाचार का। कैसे भ्रष्टाचार होता था, अभी तो हम खोजने गए थे चीन को, तो चीन तो हमें इसमें मिल गया और समझ में आ गया कि चीन के साथ गहरे संबंध हैं और चीन के खिलाफ गांधी परिवार चुप क्यों रहता है, वो तो समझ में आ गया। लेकिन अब जो अगली बात समझने की है वो ये है कि इतने बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारी कंपनियां और अलग अलग राज्य सरकारें और भारत सरकार के विभाग इस फाउंडेशन के साथ क्यों जुड़े हुए थे, क्यों इसे पैसा दे रहे थे।
तो जब कोई सरकार या पार्टी दुश्मन देश के दुश्मनों से पैसा लेती है तो इसका नतीजा क्या होता है हम यहां देख चुके हैं। अब आपको यह देखना चाहिए, जब कोई सरकार फ्री वाली योजनाओं पर अपना खजाना लुटाती है तो उस राज्य का क्या हाल होता है। आज ये खबर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 से ज्यादा हो चुकी है और इस मामले में दिल्ली ने अब मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली से पहले मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज थे, लेकिन अब दिल्ली इस मामले में देश का नंबर 1 शहर बन गई है। ये वो रेस है जिसे कोई जीतना नहीं चाहता, लेकिन दिल्ली ये रेस जीत गई। अकेले मंगलवार और बुधवार को ही दिल्ली में कोरोना वायरस के करीब 8,000 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली इस मामले में स्वीडन, बेल्जियम, इजिप्ट और यूएई समेत 8 देशों को पीछे छोड़ चुकी है। अकेले दिल्ली शहर, दिल्ली में प्रति 10 लाख लोगों पर करीब 22,000 टेस्ट हो रहे हैं और दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अब भी लगभग 24% है। यानी अगर दिल्ली में 100 लोगों के टेस्ट होते हैं, प्रति 100 लोगों के टेस्ट पर उसमें से 24 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हर 100 में से 24 लोग पॉजिटिव हैं। दिल्ली में इस वायरस से करीब 2,500 लोगों की मौत हो चुकी है। यह भी बड़ा आंकड़ा माना जाएगा। हालांकि मौत के मामले में अभी भी मुंबई दिल्ली से आगे है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी दिल्ली में इस वायरस का पीक आने में और समय लगेगा, यानी स्थिति और खराब होगी। और खुद दिल्ली सरकार का आकलन है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या 5.5 लाख से ज्यादा हो सकती है। दिल्ली देश की राजधानी है, छोटा मोटा शहर नहीं है। यहां देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, भारत सरकार के तमाम मंत्री रहते हैं, संसद भवन भी यहीं पर है, तमाम सांसद यहां रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इसी शहर में रहते हैं। फिर भी दिल्ली देश ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बनने के बहुत करीब पहुंच गई है और अब ऐसा लगता है कि दिल्ली न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ देगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस समस्या की जड़ क्या है? दिल्ली के साथ ऐसा क्या हुआ? आपको याद होगा इस साल फरवरी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की थी। चुनाव में उतरने से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी जैसी योजनाओं का खूब प्रचार किया था और अपनी इन्हीं योजनाओं के दम पर वो शानदार तरीके से जीते भी थे। आम आदमी पार्टी का यह दावा था कि उसने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर कर दिया है और अब इलाज के लिए दिल्ली वालों को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं और अब लोगों को उनके घर के पास ही वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जब दिल्ली में सब कुछ इतना सुनियोजित था, जनता को मुफ्त में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर इतनी बुरी हालत क्यों है? इस साल दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य बजट 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में लोग इलाज के लिए अब भी दर दर भटक रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दिल्ली में स्थिति यह है कि जब खुद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उन्हें हालत बिगड़ने पर सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ता है। यानी दिल्ली का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो खुद सरकारी अस्पताल छोड़कर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहा है। अब आप खुद सोचिए, जिस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का इलाज सरकारी अस्पताल में ठीक से ना हो पाए, उस राज्य की जनता भला कैसे सरकारी अस्पतालों में अच्छे इलाज की उम्मीद कर सकती है? लेकिन जनता को तो मुफ्त की योजनाओं की आदत डाल दी गई थी। अब जनता जब अच्छा इलाज खोजने के लिए बाहर जा रही है तो सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा और प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को तो कहा गया था कि सब कुछ मुफ्त है। अब वो पैसा कैसे देगी? अब इतनी लाखों का जो बिल आ रहा है प्राइवेट अस्पताल में, वो दिल्ली की जनता कैसे देगी? क्योंकि उन्होंने तो केजरीवाल को इसलिए चुना था कि किसी चीज का कोई पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। अब पैसा क्यों दें? दिल्ली देश का सबसे संभ्रांत और पैसे वाला और पढ़ा लिखा राज्य है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक दिल्ली की कुल संपत्ति को अगर दिल्ली के ही सभी लोगों में बराबर बांट दिया जाए तो हर परिवार के पास औसतन 70,64,000 रुपए की संपत्ति होगी। कई बार तो लगता है कि दिल्ली के जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने ये रिपोर्ट देख ली होगी, इसीलिए हर परिवार से, हर मरीज से 10-10, 15-15 लाख रुपए वसूल रहे हैं। इनकम टैक्स चुकाने के मामले में दिल्ली मुंबई के बाद पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के क्षेत्र में भी दिल्ली की स्थिति बाकी देश से बहुत बेहतर है। दिल्ली में रहने वाले करीब 97% लोग साक्षर हैं। इसके बावजूद दिल्ली में लोग मुफ्त सुविधाओं के नाम पर वोट डालते हैं क्योंकि उन्हें सब मुफ्त में चाहिए।
और इन सब का नतीजा यह होता है कि जब दिल्ली पर ऐसी आपदा आती है तो दिल्ली की तैयारियों की पोल खुल जाती है। फ्री वाली पॉलिटिक्स के जाल में फंसने वाले लोग आज इस बात पर लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं कि उन्हें किसी तरह से एक हॉस्पिटल बेड मिल जाए। दिल्ली के लोग तैयार हैं कि आप हमसे लाखों रुपए ले लीजिए, बस एक बेड दिलवा दीजिए, वो भी नहीं मिलने को तैयार। दिल्ली में इस समय दिल्ली सरकार के तहत चलने वाले 37 अस्पताल हैं, 37, जबकि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों की संख्या 7 है। दिल्ली में प्राइवेट और नगर निगम के तहत चलने वाले अस्पतालों की संख्या 117 है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के लोगों को इन अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवाने में बहुत समस्याएं आ रही हैं। दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है, जबकि दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है। अब आप तुलना कीजिए, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ और उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़, पाकिस्तान के बराबर। उत्तर प्रदेश अगर एक अलग देश होता तो वो आबादी के मामले में चीन, भारत और अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर होता। लेकिन 2 करोड़ आबादी वाली दिल्ली में कोरोना वायरस के 70,000 से ज्यादा केस हैं, जबकि 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 20,000 के आसपास है। दिल्ली सरकार अपने कुल बजट का करीब 10.5% स्वास्थ्य पर खर्च करती है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार अपने कुल बजट का 16% स्वास्थ्य पर खर्च करती है। यह प्रतिशत का अंतर ऐसी आपदा के समय समझ में आता है और ऐसी आपदा के समय इसका महत्व पता चलता है। दिल्ली में सरकार चलाने वालों को अब यह सोचना चाहिए कि मीडिया मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता। सिर्फ हेडलाइन में बड़ी बड़ी बातें कहने से और विदेशी नेताओं से मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ करा लेने से कुछ नहीं होता। विज्ञापन और प्रचार आपको प्रसिद्धि तो दिला सकते हैं, लेकिन यह प्रचार जनता को ऐसी आपदाओं से नहीं बचा सकता। प्रचार के मामले में पूरी दुनिया में, पूरे भारत में दिल्ली की सरकार नंबर 1 पर होगी। पॉजिटिव मीडिया मैनेजमेंट उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छी हेडलाइन, पॉजिटिव कवरेज उनसे बेहतर कोई नहीं करा सकता। हर दिन अखबार में आपको मुख्यमंत्री की तस्वीर मिलेगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका कोविड-19 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर कोविड-19 ने हमारे देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है और यह सबक है देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम नेताओं के लिए। अब स्वास्थ्य राजनीति में सबसे ऊपर आ जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य बन जाएगा, यहां तक कि आपके घर के बजट में भी आप स्वास्थ्य का हिस्सा, हेल्थ का हिस्सा सबसे बड़ा कर देंगे। अब आपका स्वास्थ्य ही आपका नया पासपोर्ट है। स्वास्थ्य के आधार पर ही आपको अगली नौकरी मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर ही नेताओं को वोट मिलेंगे। राजनीतिक दलों को अब ऐसे विकासशील घोषणा पत्र बनाने पड़ेंगे जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बातें ऊपर आ जाएंगी। जाति, धर्म और आरक्षण जैसी चीजें बहुत पीछे रह जाएंगी और हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारे अलग अलग देश के हिस्सों में जो नेता आपसे ये कहते थे कि 2 रुपए किलो चावल ले लो, मुफ्त में राशन ले लो, मुफ्त में खाना ले लो, मुफ्त में बस की, ट्रेन की सवारी ले लो, मुफ्त में बिजली पानी ले लो, वो शायद अब दोबारा से पुनर्विचार करें, क्योंकि मुफ्त में जो चीज मिलती है उसमें आप क्वालिटी का एश्योरेंस कभी भी मांग नहीं सकते, क्योंकि मुफ्त की चीज मुफ्त की ही होती है। यहां हम 6 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपातकाल की बात करेंगे और आपको यह बताएंगे कि कैसे हमारे देश में पिछले 45 वर्षों में कुछ चीजें बिल्कुल नहीं बदली। 45 साल पहले भी मां और बेटे मिलकर सरकार और पार्टी चला रहे थे और 2020 में भी मां और बेटा मिलकर ही पार्टी चला रहे हैं आज भी। हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें। फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस
is simply break the existing rules. मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है, ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं पर कुछ लोग कमज़ोर हैं वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। So what have we created? We have created an average community. कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, कोई हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि path to excellence is simply break the existing rules. मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करें आजकल आप अक्सर ये सुनते होंगे कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की हत्या हो गई है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोकतंत्र की हत्या का एजेंडा चलाने वालों के लिए आज बहुत कुछ सीखने का दिन है, इसलिए हमने भी बड़ी मेहनत की है आज दिन भर। आज 25 जून 2020 है।
45 वर्ष पहले आज ही के दिन आधी रात को पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया था। उस दौर में जिन लोगों ने अपनी आंखों से इस आपातकाल को देखा था, उनमें से बहुत सारे लोग शायद अब जिंदा भी नहीं होंगे। भारत के जिन नागरिकों का जन्म आपातकाल के दौरान या उसके आसपास हुआ, उनकी उम्र भी अब लगभग 45 या 50 वर्ष के आसपास होगी। भारत की 70 साल की राजनीति के इतिहास में यह बहुत लंबा वक्त होता है। हमारे देश के लोगों की तो वैसे भी कहा जाता है याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। हमारे देश के लोग दो तरह के होते हैं, याददाश्त कमजोर होती है इसलिए बहुत जल्दी भूल जाते हैं, दूसरा उनका दिल बहुत बड़ा है, बहुत जल्दी लोगों को माफ भी कर देते हैं। आपातकाल के इस कलंक पर आज समय की धूल पड़ चुकी है। लोग भूल चुके हैं कैसे उनके ही द्वारा चुनी गई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके मौलिक अधिकारों को कुचल कर रख दिया था। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की कीमत उस वक्त एक साधारण किताब जैसी हो गई थी। गांधीवाद की माला जपने वाली कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के आदर्शों और उसूलों की हत्या कर दी थी। उसी पार्टी ने देश एक ऐसे अंधेरे में डूब गया था जहां सरकार के विरोध का मतलब था जेल। यह वो दौर था जब अपने अधिकारों को मांगने के लिए भी जनता के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अखबारों में वही छपता था जो सरकार चाहती थी, रेडियो में वही समाचार सुनाई देते थे जो सरकार के आदेशों पर लिखे जाते थे। ये कांग्रेस पार्टी जो है महात्मा गांधी की कांग्रेस पार्टी थी। ये गांधी का देश था। लोग गांधी को राष्ट्रपिता कहते थे और उसी गांधी उपनाम वाली इंदिरा गांधी ने यह सब कुछ किया गांधी के ही देश पर। गांधी के नाम पर बनी पार्टी के जरिए यह सब कुछ किया गया। उस दौर में कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तब पूरा भारत आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जंजीरों में सिसक रहा था। बॉलीवुड के कई बड़े बड़े अभिनेता और गायक जिन्हें आप हीरो समझते हैं, इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी के दरबारी बन गए थे और फिल्मों की स्क्रिप्ट और कहानियां सरकार के प्रतिनिधि फाइनल किया करते थे। और अगर जुडिशरी की बात करें तो इंदिरा गांधी कहा करती थी कि उन्हें कमिटेड जुडिशरी चाहिए, यानी ऐसी न्यायपालिका चाहिए जो उनकी सेवा करती रहे। आज युवा पीढ़ी के बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपातकाल की इस तस्वीर को देखकर बहुत डर जाएंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, क्योंकि आजकल हमारे देश में बुद्धिजीवी वर्ग लगातार ये प्रोपेगेंडा चला रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। उन सारे लोगों को 1975 का ये किस्सा सुन लेना चाहिए। मुझे यकीन है आप डर जाएंगे। नए जमाने के क्रांतिकारियों को अक्सर आपने कहते सुना होगा कि लोकतंत्र खतरे में है। बीते कुछ वर्षों में आजादी बुद्धिजीवी वर्ग का एक बहुत बड़ा नारा बन गई है। सबको आजादी चाहिए। कई बार आपने बुद्धिजीवियों को यह कहते सुना होगा कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और यहां तो कुछ भी बोल पाना, अभिव्यक्त कर पाना अब मुश्किल है। कुछ लोग तो आज के समय की तुलना आपातकाल से भी करते हैं। तो आज हम आपको असली आपातकाल बताएंगे, दिखाएंगे। ऐसे में आज की स्थितियों का सही आकलन करने के लिए यह जरूरी है कि हम एक बार फिर यह समझने की कोशिश करें कि 45 वर्ष पहले क्या हुआ था। आज हमने आपके लिए आपातकाल का एक डीएनए टेस्ट तैयार किया है, जिसके बाद आप अभिव्यक्ति की आजादी की कीमत को समझ पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों का महत्व कितना बड़ा होता है और जब ये अधिकार छीन लिए जाते हैं तब क्या होता है। लोकतंत्र में आजादी की कीमत क्या होती है, इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में किया है। आपातकाल को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उन लोगों को नमन किया जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया था। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था। खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। दिन रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है इसका पता नहीं होता है, वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए
इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन कहा जाता है कि असली ताकत उनके पुत्र संजय गांधी के पास थी। पीएमओ की बजाय प्रधानमंत्री के घर से देश चलाया जाता था। प्रधानमंत्री कार्यालय से देश नहीं चलता था, प्रधानमंत्री के घर से देश चलता था। आपातकाल के इस फैसले का दोष इन्हीं दोनों को दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपातकाल का दोष सिर्फ दो लोगों पर नहीं डाला जा सकता। उस समय की पूरी व्यवस्था, उस समय के वो सारे लोग जो इसे होने से रोक सकते थे, वो शिथिल पड़ गए थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। आज हम आपको बताना चाहते हैं कैसे राष्ट्रपति से लेकर इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल, संसद और न्यायालय ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। संवैधानिक संस्थाओं के रूप में ये सब अपने कर्तव्य का पालन करने से चूक गए। हम अपनी बात फिर से 25 जून की रात से शुरू करेंगे। रात 11:45 पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति के सचिव ने उनसे कहा, कैबिनेट से पास हुए बिना अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। उनके सचिव ने उन्हें आगाह किया, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद अगर चाहते तो वाकई इंदिरा गांधी को इस अध्यादेश को लौटा सकते थे, हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी के पीछे चलना ही बेहतर समझा। आज बड़ा सवाल यह है, फखरुद्दीन अली अहमद ने उस दिन इंदिरा गांधी को इनकार क्यों नहीं किया? क्या मजबूरी थी कि वो साइन करके चले गए? यह बड़ी बात है। मजबूरी को उनके इस बयान से समझा जा सकता है। आपातकाल के दौरान एक बार कुछ लोग संजय गांधी की शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचे। फखरुद्दीन अली अहमद ने उनसे कहा, यह लड़का कांग्रेस का बंटाधार कर देगा। क्या कहा? यह लड़का कांग्रेस का बंटाधार कर देगा, यानी संजय गांधी। लेकिन मेरी मजबूरी को आप लोग समझ सकते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप 1 नंबर सफदरजंग रोड जाएं। 1 सफदरजंग रोड उन दिनों प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास हुआ करता था। तो इतने असहाय थे देश के राष्ट्रपति। उस दिन उन्होंने मना कर दिया होता तो आपातकाल कुछ दिनों के लिए तो टल ही सकता था, या हो सकता है ना भी लगता। आपातकाल के फैसले पर इंदिरा गांधी की कैबिनेट को राष्ट्रपति के दस्तखत होने तक कुछ पता ही नहीं था। सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को कैबिनेट सचिव ने आधी रात को फोन किया और सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक में आने के लिए कहा। गुजराल ने सोचा शायद इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है। गुजराल समय पर पहुंच गए तो वहां उनसे पहले वरिष्ठ मंत्री केसी पंत और स्वर्ण सिंह और यशवंत राव चौहान पहले ही मौजूद थे। मीटिंग में इंदिरा गांधी ने कहा, जेंटलमैन, इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। जेपी, मोरारजी भाई और दूसरे नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और सारे लोग अवाक रह गए। सिर झुकाकर सभी मंत्रियों ने अध्यादेश पर कैबिनेट की बाकी औपचारिकता पूरी कर ली, हस्ताक्षर कर दिए और यह बात मान ली। केवल स्वर्ण सिंह ने सवाल किया कि यह गिरफ्तारियां किस कानून के तहत हुई हैं। तो आप सोचिए, अगले दिन इंदिरा गांधी की पूरी कैबिनेट क्यों यह मान गई कि इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया है सही किया है? क्यों उन्होंने उसी दिन बगावत नहीं की? क्यों उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? यानी इंदिरा गांधी का जो मंत्रिमंडल है वो भी जिम्मेदार है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल पर ही रोक लगा दी। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई का पहले घंटे में संसद सदस्य कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसे प्रश्नकाल कहते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी को उस दौर में प्रश्न पूछना भी बर्दाश्त नहीं था। इंदिरा गांधी के इस फैसले पर तब के लोकसभा अध्यक्ष जीएस ढिल्लों आंख बंद किए बैठे रहे। उन्होंने कुछ नहीं किया। लोकसभा अध्यक्ष अगर चाहते इसे रोक सकते थे। इसके बाद इंदिरा गांधी ने संविधान में अपने मुताबिक संशोधन करने शुरू कर दिए। इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले के खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में अपील की। 22 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका यानी अदालत से आपातकाल के फैसले पर सुनवाई करने का अधिकार छीन लिया। इसे 38वां संशोधन कहा जाता है। इसके बाद 39वां संविधान संशोधन करके कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार भी छीन लिया। यानी अब कोई भी अदालत इंदिरा गांधी की जांच नहीं कर सकती, इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए फैसले पर रोक नहीं लगा सकती। सारी शक्तियां छीन ली। यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव में धांधली के मामले की सुनवाई भी नहीं कर सकता था। इमरजेंसी में अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया गया। सरकार अपने खिलाफ कोई आवाज नहीं सुनना चाहती थी। और आप सोचिए, हमने आपको सुप्रीम कोर्ट का बताया, लोकसभा स्पीकर का बताया, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल का बताया, राष्ट्रपति का बताया। अब सोचिए, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती थी, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता
क्यों चुप बैठे रहे, क्यों उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ दिया? क्या आप आज इस बात की कल्पना कर सकते हैं? अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो उस समय विद्रोह कर सकती थी और वो इंदिरा गांधी को रोक सकती थी। कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की जागीर बन चुकी थी। अब उदाहरणों की मदद से हम आपको बताएंगे किस तरह इमरजेंसी के रोड रोलर से प्रेस की आजादी को कुचला गया। यानी आज तो हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, आपको सब पता चल जाता है, लेकिन उस समय मीडिया भी कुछ नहीं बोल सकता था। 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगी। अखबारों के दफ्तरों में उसी रात पावर सप्लाई जानबूझकर काट दी गई ताकि ज्यादातर अखबार अगले दिन आपातकाल की खबर छाप ही ना सके। अखबारों के दफ्तरों को 2 दिन बाद पावर सप्लाई मिली। संजय गांधी ने इमरजेंसी के 2 दिन बाद ही सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को हटाकर अपने करीबी विद्याचरण शुक्ल को मंत्री बना दिया और विद्याचरण शुक्ल के जरिए सरकार ने मीडिया पर मनमानी शुरू की। उस वक्त प्रेस की सर्वोच्च संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरह से सिस्टम का हिस्सा बन गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरेंडर कर दिया। इस संस्था ने इमरजेंसी का विरोध तक नहीं किया, यहां तक कि इमरजेंसी के विरोध में आने वाले प्रस्ताव को भी उन्होंने खारिज कर दिया। कड़ी सेंसरशिप की वजह से कई अखबारों का प्रकाशन बंद हुआ। पत्रकारों के लिए सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट लगाया। अखबारों के बोर्ड में सरकारी अफसर बैठा दिए गए जो हर खबर पर नजर रखते थे। अखबारों के दफ्तरों में खबरों को सेंसर करने वाले लोग हर खबर, हर कार्टून, हर तस्वीर को पहले स्क्रीन करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि कोई भी खबर सरकार के खिलाफ न हो। देश की 4 बड़ी न्यूज एजेंसियां पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती का विलय करके सरकार ने एक ही समाचार एजेंसी बना दी ताकि खबर का हर स्रोत पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में रहे। और द हिंदू के संपादक जी कस्तूरी को इसका प्रमुख बनाया गया। सोचिए, खुशवंत सिंह ने आपातकाल का समर्थन किया था। मशहूर पत्रकार खुशवंत सिंह सरकार के साथ थे। जब उन पर सवाल उठे तो उन्होंने एक किताब लिखकर स्पष्टीकरण दिया जिसका शीर्षक था व्हाई आई सपोर्टेड इमरजेंसी। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रसिद्ध संपादक बीजी वर्गीज को अपने मालिक के बिरला ने इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए बर्खास्त कर दिया था। उनके प्रमोटर ने। उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक श्यामलाल थे और गिरिलाल जैन दिल्ली के रेजिडेंट एडिटर थे। ये दोनों ही पत्रकार इंदिरा गांधी के समर्थक थे, लेकिन प्रेस पर सेंसरशिप लगाने के फैसले के विरोधी थे। लेकिन वो अखबार के प्रबंधन के सामने मजबूर थे। खुशवंत सिंह ने अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध पत्रिका में लिखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक श्यामलाल आपातकाल का समर्थन करने वाले पत्रकारों के नेता थे। श्यामलाल के बाद अखबार के नंबर 2 संपादक गिरिलाल जैन थे। वो आपातकाल के दौरान देश के नए नेता के तौर पर संजय गांधी की ब्रांडिंग कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे और अखबार ऐसे थे जिनके संपादकों ने भी आपातकाल का विरोध करने वालों से दूरी बना ली थी। इमरजेंसी के दौरान 3801 अखबारों को जब्त किया गया, 327 पत्रकारों को जेल में बंद किया गया, 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए और ब्रिटेन के द टाइम्स और गार्डियन जैसे अखबारों के 7 संवाददाताओं को भारत से बाहर निकाल दिया गया। रॉयटर्स सहित कई विदेशी न्यूज एजेंसियों के टेलीफोन और दूसरी सुविधाएं रोक दी गई। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता छीन ली गई। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री बंद कर दी गई। और उस दौर में संपादकों के एक समूह ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे। दिल्ली के 47 संपादकों ने 9 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए सभी कदमों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। 47 बड़े संपादक। यहां तक कि इन संपादकों ने अखबारों पर लगाई गई सेंसरशिप को भी सही ठहरा दिया। ऐसे संपादकों के बारे में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का वो कथन बड़ा मशहूर है, जब उन्होंने कहा था कि जब मीडिया को झुकने के लिए कहा गया तो मीडिया रेंगने लगा। हालांकि कुछ अखबारों ने इसका विरोध भी किया था, इसलिए हमें यह आपको बताना चाहिए कि कुछ पत्रकार ऐसे थे, कुछ अखबार ऐसे थे जिन्होंने इंदिरा गांधी का डटकर विरोध किया। उन्होंने बहुत तकलीफें भी झेली, लेकिन वो झुके नहीं। उन सब के नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने उस समय इंदिरा गांधी का विरोध किया था। यह भी बड़ी हैरानी की बात है कि आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इमरजेंसी वाली कहानी एक सुपरहिट स्क्रिप्ट नहीं है। यानी इमरजेंसी का अनुभव फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना कड़वा रहा कि तमाम फिल्मकार इस विषय को फिल्मों में उठाने से बचते रहे। अभिव्यक्ति की आजादी को जिस तरह इमरजेंसी के दौरान कुचला गया, वैसा आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन तब भी फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो इंदिरा गांधी की अवहेलना नहीं करना चाहता था। इसलिए आज आपको संजय गांधी का एक पुराना भाषण सुना रहे हैं जो उन्होंने इमरजेंसी के दौरान एक कार्यक्रम के दौरान इन्हीं फिल्मी सितारों के बीच दिया था। तब
जिन फिल्मी सितारों को आप अपना नायक समझते हैं, जिनकी फिल्म आप अपने खून पसीने की कमाई खर्च करके थिएटर में जाकर देखते हैं और जिन्हें आप समझते हैं कि बड़े स्क्रीन पर ये अन्याय के खिलाफ बहुत आवाज उठाते हैं, आप उनके फैन बन जाते हैं। वो सारे के सारे बड़े बड़े कलाकार और वो नायक और वो हीरो सब के सब संजय गांधी के बगल में खड़े हुए थे और संजय गांधी के तारीफ में भाषण दे रहे थे। सब के सब इंदिरा गांधी संजय गांधी के समर्थक बन गए थे। दो लोगों को छोड़कर जिनका नाम मैं लेना चाहता हूं, किशोर कुमार नहीं झुके थे और मशहूर फिल्म स्टार देवानंद भी उस समय नहीं झुके थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। संजय गांधी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो चंद लफ्ज इस फंक्शन से पहले, इस फंक्शन के शुरू होने से पहले आपसे इरशाद फरमाएं। संजय गांधी साहब। भाइयों और बहनों, मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई है ये देख के कि हमारे जो फिल्म आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम को सफल करने में अपना हाथ बटाया है। मैं कुछ लंबा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि आप मुझे सुनने यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ फिल्म स्टारों को सुनने आए हैं। तो मैं अपना भाषण अभी खत्म कर लेता हूं और अब फिल्म स्टार अपना शुरू कर लें कार्यक्रम। तो फिल्म स्टार्स भी लाइन में लग गए थे और आपातकाल का समर्थन कर रहे थे। 1975 में आपातकाल के इस काले अध्याय की नींव इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी ने मिलकर रखी थी। यह परिवारवाद का दौर था। तब भी मां बेटा ही मिलकर सरकार चला रहे थे और आज भी 2020 में भी मां बेटा ही मिलकर देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस चला रहे हैं। आपातकाल के दौर में देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी और आज कांग्रेस में भी यही हालात हैं। कोरोना संक्रमण और चीन के साथ तनाव के बीच जब देश इतने मुश्किलों से गुजर रहा है, तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी सरकार का साथ देने के बजाय सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां आपने ये देख लिया होगा कि 1975 में भी कुछ बदला नहीं, तब भी यही था, जोड़ी यही थी, और आज 2020 में भी कुछ बदला नहीं, तब भी जोड़ी यही थी। और कांग्रेस पार्टी ने उस इमरजेंसी से कुछ नहीं सीखा। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किसकी कप्तानी में और कहां जीता था। बहुत आसान सवाल है, ज्यादातर भारतीय इसके बारे में जानते होंगे। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। On Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा। वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है। ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं पर कुछ लोग कमजोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए।
So what have we created? We have created an average community. कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए, सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें। फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है, ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं, पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं, पर कुछ लोग कमज़ोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए, सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो
टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रख, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती, और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे, और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है, ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं पर कुछ लोग कमज़ोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट, लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, कोई हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रख, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, वर्ष 1975 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। यह आपातकाल देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीनों तक लागू रहा। इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय भी कहा जाता है। वर्ष 1931 में आज ही के दिन भारत के 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का नाम अब बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। वीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 के बीच करीब 11 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले वो राजीव गांधी की सरकार में देश के रक्षा और वित्त मंत्री भी रहे थे, लेकिन बोफोर्स तोप सौदे में दलाली का आरोप लगाकर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 1983 में आज ही के दिन भारत ने पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था और भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर हुआ था। इस मैच में भारत ने कपिल देव की कप्तानी में 43 रनों से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। ये क्रिकेट का तीसरा वर्ल्ड कप था। इससे पहले के दोनों वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज ने ही जीते थे और उस समय वेस्टइंडीज की टीम को हराना असंभव सी बात मानी जाती थी और भारत की टीम को उस समय काफी कमजोर माना जाता था। पूरी दुनिया भारत की इस जीत पर हैरान रह गई थी। वर्ष 2009 में आज ही के दिन मशहूर अमेरिकी गायक और डांसर माइकल जैक्सन की अमेरिका के लॉस एंजलिस में मौत हो गई थी। उनकी मौत प्रोपोफॉल नाम की एक ड्रग की ओवरडोज की वजह से हुई थी। दुनिया आज भी माइकल जैक्सन को उनके संगीत और डांस के लिए याद करती है। उन्होंने अपने करियर में 13 ग्रैमी अवार्ड जीते और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए। माइकल जैक्सन ने कई डांस टेक्निक्स को लोकप्रिय बनाया था। इनमें से रोबोट डांस और मून वॉक को खास तौर पर याद किया जाता है। और वर्ष 1924 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के मशहूर संगीतकार मदन मोहन का जन्म इराक में हुआ था। मदन मोहन पहले एक सैनिक थे, बाद में वो सेना की नौकरी छोड़कर लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। वहां उन्होंने उस्ताद अली अकबर खान और बेगम अख्तर जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया और फिर उन्होंने फिल्मों के लिए काम करना शुरू किया। मदन मोहन ने मेरा साया, आंखें, वो कौन थी और मौसम जैसी मशहूर फिल्मों का संगीत तैयार किया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और लोकतंत्र आपको अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार देता है, लेकिन इसमें आपके भी कुछ कर्तव्य हैं। अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी हमेशा याद रखिए। नमस्कार।